हम यूनिट 3 विद्यालय गतिविधियों का प्रबंधन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, स्कूल कैलेंडर एंड नीड ऑफ स्कूल कैलेंडर एंड टाइम टेबल, है ना। इसके अंतर्गत समय को विद्यालय गतिविधियों के प्रबंधन के अंतर्गत समय का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। समय प्रबंधन विद्यालय कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। समस्त कार्य के संबंध में एक व्यापक समय सूची का निर्माण किया जाए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह निश्चित रूप से ज्ञात हो जाए कि उसका दैनिक कार्य क्या है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय में समय सारणी एवं शाला कैलेंडर का निर्माण किया जाता है। समय सारणी जहां विद्यालय के दैनिक कार्यक्रमों के समय को निर्धारित करती है, वहीं विद्यालय कैलेंडर शाला के वार्षिक कार्यक्रमों के समय निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। समय प्रबंधन जो है कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। समस्त कार्य के संबंध में एक व्यापक समय सूची का निर्माण किया जाए। समय सूची जो है वो ये, अगर कोई भी विद्यालय सुचारू रूप से संचालित है, इट मीन्स वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो टाइम टेबल जो है वो गतिविधियों से संबंधित भी हो सकता है, वो शैक्षणिक कार्यों से संबंधित भी हो सकता है, वो विद्यालय की अन्य गतिविधियों से संबंधित भी हो सकता है, वो पर्यवेक्षण से संबंधित भी हो सकता है, वो मूल्यांकन से संबंधित भी हो सकता है। अतः टाइम का मैनेजमेंट सही हो तो वर्ष पर्यंत किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें शाला कैलेंडर का निर्माण करना चाहिए। शाला कैलेंडर हम देखते हैं कि हमारे घर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूल से एक कैलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। उसके अंतर्गत कुल कार्य दिवस, मतलब जैसे कि हम एक अगस्त महीना ही लें, अगस्त के अंतर्गत कुल वर्किंग डे कितने रहेंगे, कितनी छुट्टियां आएगी, कौन कौन सी छुट्टियां आएगी, वो पहले से ही निर्धारित होता है। अतः कुल मिलाकर कार्य दिवस निर्धारित हो जाते हैं कि अब 30 दिन में से 21 दिन ही विद्यालय आना है। अब 21 दिन का विद्यालय जो है वो किस तरीके से अपनी गतिविधियों को उन्हीं दिनों के अंतर्गत ऑर्गेनाइज करेगा, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, उसमें कौन से टेस्ट लिए जाएंगे, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, उसमें कौन कौन से डे, कौन कौन सी जयंतियां, कौन कौन से उत्सव, कौन कौन से पर्व मनाए जाएंगे, ये पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाता है। वर्ष पर्यंत का जो कैलेंडर बनाया जाता है, जो समय सारणी बनाई जाती है, उसे शाला कैलेंडर कहते हैं। शाला कैलेंडर एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कक्ष में अध्यापित विषयों एवं गतिविधियों का लेखा जोखा सम्मिलित होता है। इसके माध्यम से विद्यालय के कार्य की अवधि के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों को प्रदान किए गए विषयवार, समय और अध्यापक के कार्यभार का पता चलता है। शाला कैलेंडर में प्रधानाध्यापक का पर्यवेक्षण, कार्यक्रम, लिखित एवं गृह कार्य, समयबद्ध जांच कार्यक्रम, सामान्य तथा सामान्य छुट्टियां, अध्यापक अभिभावक बैठकों का आयोजन, शालाएं को करिकुलम एक्टिविटीज, कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। विद्यालय कैलेंडर प्रधानाध्यापक के लिए आगामी वर्ष की योजना बनाने के उद्देश्य से उपयुक्त रहता है, जिससे उच्च अधिकारी उनके योजनाबद्ध कार्यक्रम का अवलोकन कर सके। एक दृष्टि में अगर उस विद्यालय को देखना है तो उस विद्यालय के शाला कैलेंडर को उठाकर देख लेना चाहिए कि उसमें वर्ष पर्यंत कौन कौन सी गतिविधियां हुई, कौन कौन सी गतिविधियां होने वाली हैं, कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन किया गया, और उसके साथ में ही शैक्षिक कार्यक्रम को सुचारू, व्यवस्थित एवं समयबद्ध
यह अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। उसी के साथ में ये अपडेट करता रहता है कि अब ये हो गया, अब ये आने वाला, अब ये हो गया, अब ये आने, तो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि अब आगे कौन कौन से कार्य करने बाकी हैं और कौन कौन सी गतिविधियां शेष है। उसके साथ में ही मूल्यांकन भी समय समय पर अवगत करा गया, कब कौन सी परीक्षाएं ऑर्गेनाइज की जाएंगी, कब कौन से टेस्ट लिए जाएंगे, कक्षा में किस दिन कौन सी गतिविधि हुई, कौन कौन से डे मनाए गए, किसकी जयंतियां मनाई गई, कौन कौन से स्पेशल डे आते हैं, उनको उसके बारे में जो है उनको या तो मोरल कहानियों के समयबद्ध करके या मॉरल स्टोरी सुना के या उनके जीवन के बारे में बताकर आदि तरीके से हम उन्हें मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। विद्यालय गतिविधियों में शाला कैलेंडर का महत्वपूर्ण स्थान है। यह उस विद्यालय को योजनाओं को तथा उसमें हो रहे पर्यवेक्षण को और समयबद्धता लाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसकी आवश्यकताएं हैं विद्यालय के प्रतिदिन के निर्धारित कार्यक्रमों, क्रियाकलापों और गतिविधियों को समयबद्ध कार्य द्वारा विभक्त किया जाता है। यदि यह विभाजन उपयुक्त नहीं होता है तो विद्यालय में अव्यवस्था तथा अराजकता फैल जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप अहितकर होंगे। इस दोष को दूर करने के उद्देश्य से शाला कैलेंडर का निर्माण नितांत आवश्यक समझा गया है। शाला प्रधान द्वारा इसके प्रत्येक शिक्षक के क्रियाकलापों, उनकी गतिविधियों तथा छात्रों के गृह कार्य एवं लिखित कार्य का मूल्यांकन भलीभांति कर सकते हैं। समस्त विद्यालय कार्यों एवं गतिविधियों का संजीव चित्र होता है जिसके अभाव में सक्रिय एवं निष्ठा नहीं हो पाती। शाला कैलेंडर की इस तरीके से देखे जाएं तो विद्यालय में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। शाला कैलेंडर में शाला में संपूर्ण कार्यों एवं विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान दिया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारी एक्टिविटीज को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। इसके द्वारा अध्यापकों तथा छात्रों को अपने निर्धारित समय का बोध होता है। अब जैसे फर्स्ट टेस्ट हो गए हैं, सेकंड टेस्ट हो गए हैं, अब जो टाइम आने वाला है हाफ ईयरली का है, तो हाफ ईयरली में कितना कोर्स आ रहा है, कितना कोर्स बाकी, तो ये हमें पहले से अवेयर कर देता है। कार्य की पुनरावृत्ति तथा अराजकता को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। कार्य की पुनरावृत्ति ना हो, उसका रिपीटेशन ना हो, उसको बार बार वही गतिविधियां ना हो या वही चीज बार बार ना दोहराई जाए, उसके अराजकता और समय मतलब उसका टाइम की बर्बादी को, उसके साथ में समय का सदुपयोग को, जो समय बचा है उसका कैसे अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, आदि चीजों में यह कारगर सिद्ध होता है। इसके बाद का बोध होता है कि किस समय कौन सा कार्य करना है। समय और शक्ति के अपव्यय की संभावना नहीं रहती। इसमें जो एनर्जी जो लगाते हैं तो एक बार वर्ष पर्यंत का कैलेंडर अगर बन जाता है तो प्रति माह का जो कैलेंडर है, जो समय सारणी है, उसको बनाने में सहायता सिद्ध होती है। किसी भी चीज की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उन कार्यों को करने में समय अधिक नहीं लगता है। उसके साथ में ही विभिन्नता वाली क्रियाकलापों को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके द्वारा शाला में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को सुविधा अनुसार समय मिल जाता है। शाला कैलेंडर के द्वारा छात्रों में सक्रियता एवं अनुशासन की भावना का प्रादुर्भाव होता है। शाला कैलेंडर में छात्रों की समयबद्धता एवं नियमित रूप में अपना अपना कार्य करते रहने, इस प्रकार अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति नहीं अपनाई जाती। बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा। अगर स्कूल जो है वो रेगुलर चल रहा है, रेगुलर के साथ में ही जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक्यूरेट हो रही हैं, उसमें समयबद्ध तरीके से हो रही है, प्रॉपर वे में हो रही है, तो बच्चा भी उसके प्रति अवेयर हो जाता है और अवेयर होने के कारण उसमें अनुशासनहीनता उसमें नहीं रहती है और स्कूल में मैनेजमेंट भी सही तरीके से अपनाया जाता है। मस्तिष्क ताज़ा बनाए रखने के लिए ये एक अच्छा माध्यम होता है।
क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है कि इसमें इसके अंतर्गत सिर्फ कब कब मूल्यांकन होंगे उन्हीं बातों का नहीं, ये अपने अंतर्गत सभी गुणों का समावेश लिए होती है कि कब आपके डांस की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाएगी, कब आपके कल्चर वीक मनाए जाएंगे, कब आपके गेम्स का पीरियड होगा, कब आपके जो है को करिकुलम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाएंगी, उसके अंदर शैक्षिक भी होती हैं, सशैक्षिक भी होती हैं, उसके साथ में ही कब आपके एग्ज़ाम की तरफ आपका रुझान करना है तो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, प्री टेस्ट जो होते हैं वो टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, उसके साथ में ही कब पीटीएम होगी, कब पीटीएम के साथ में ही आपको टूर पे ले जाया जाएगा, ये सारी गतिविधियों को पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाता है। और पूर्व में निर्धारित करने के साथ में ही शाला को एक मार्गदर्शन का कार्य भी यह कैलेंडर करता है। शाला कैलेंडर के द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अध्यापकों को किस मात्रा में कितना कार्यभार सौंपा गया है। कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक को अधिक कार्यभार भी दिया जा सकता है, शिथिल अध्यापकों को कम, ताकि कार्य का संतुलन बना रहे। मतलब जो एक्टिव है उसको ज़्यादा कार्य मिलेगा और जो एक्टिव नहीं है, शिथिल है, निरस्त है, उनको कम काम दिया जाता है। यह शाला प्रदान के कार्यों को उच्च अधिकारी और समाज को दिखाने के कार्य भी करता है। मतलब समाज को दिखाने का कार्य करता है। इसमें इतने सोशल फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि जिसमें समाज की भूमिका भी होती है, समाज के लोग भी विद्यालय में आते हैं, अभिभावक भी होते हैं, वो भी एक समाज का ही अंग है। तो समाज के कारण विद्यालय जो है अपनी छवि के अंतर्गत उन सारे गुणों का समावेश करता है जो समय प्रबंधन के अंतर्गत शाला कैलेंडर में अंकित किए गए हैं। समय सारणी की अवधारणा। अब मेन कंसेप्ट आता है, हम किसी भी स्कूल में जाते हैं तो एक प्रेयर के लिए जो रिंग बज रही है, जो घंटी बज रही है, उससे लेके छुट्टी तक की घंटी का भी समय निर्धारित होता है। तो उसके अंतर्गत समय के साथ में ही कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी मैम पढ़ा रही है या सर पढ़ा रहे हैं, या कौन सा विषय जो है जिसकी क्लासें रेगुलर नहीं हो रही हैं, इसके लिए जो है विद्यालय में समय तालिका का या समय सारणी का निर्माण किया जाता है। समय प्रबंध के अंतर्गत विद्यालय में समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है। इस समय विभाग चक्र को समय तालिका, समय सारणी भी कहा जाता है। वास्तव में समय सारणी चक्र एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा में अध्यापित विषयों एवं गतिविधियों का समस्त लेखा जोखा होता है। इसके माध्यम से विद्यालय की कार्य की अवधि के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों को प्रदान किए गए समय एवं अध्यापकों के कार्यभार का भी पता चलता है। इस प्रकार समय विभाग चक्र का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के निर्धारित समय का उचित प्रकार से विभाजन है, जिससे विद्यालय में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं एवं अनुभवों की उचित व्यवस्था हो सके। समय सारणी की आवश्यकता एवं इसके उद्देश्य। विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय के कार्य की एक विस्तृत योजना का होना आवश्यक है, जिसके विद्यालय के प्रतिदिन निर्धारित समय में प्रत्येक विषय, क्रियाओं, कार्यक्रमों के लिए ठीक प्रकार से विभाजन हो। यदि विद्यालय के समस्त समय असंगत ढंग से विभाजित किया जाएगा तो विद्यालय के समस्त कार्य में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी। साथ ही कार्य की अनेक बार पुनरावृत्ति होने की संभावना भी रहेगी। इस दोष को दूर करने के लिए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। यदि विद्यालय में समय सारणी का निर्माण नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि प्रधानाध्यापक को ये पता ही नहीं चलेगा कि किस घंटे में कौन अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं तथा कौन से अध्यापक अपने उत्तरदायित्व का ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे हैं। चूँकि समय सारणी विद्यालय के समस्त कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, अतः उसकी सहायता से यह तथ्य ज्ञात किया जा सकता है कि विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही है और कौन कौन सी नहीं हो रही हैं।
समय सारणी का महत्व। समय सारणी द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्य एवं विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान मिलता है। इसके द्वारा अध्यापकों और छात्रों को अपने समय का ज्ञान होता है। समय सारणी कार्य की पुनरावृत्ति और अराजकता को रोकने में सहायक होती है। समय सारणी इस बात का ज्ञान कराती है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, अतः समय और शक्ति के अपव्यय की संभावना नहीं रहती। समय सारणी द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस अध्यापक को किस मात्रा में कितना और कैसा कार्यभार सौंपा गया है। यदि किसी अध्यापक को कम कार्यभार सौंपा गया है तो उसे अधिक दिया जा सकता है, और जिसे अधिक सौंपा गया है तो उसे कार्यभार को हल्का किया जा सकता है। इसके द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को सुविधानुसार समय मिल जाता है। समय सारणी की रचना में रुकावट को दूर करने के लिए तथा मस्तिष्क को ताजा रखने के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाता है। समय सारणी में रचना में रुकावटें को दूर करने के लिए उसमें एक ही टीचर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो उसमें विविधता वाला होना चाहिए। हम छोटे बच्चों की क्लासेस जैसे नर्सरी में देखते हैं कि एक मदर टीचर होती है, वही सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो इजी गोइंग, किसी से जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, इसीलिए उनके मदर टीचर को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन बड़े बच्चों में वो टीचर को पहचानने की क्षमता रखते हैं, उसमें विविधता वाला होता है। एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो फिर दूसरा सरल सब्जेक्ट, एक कठिन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद दूसरा सरल सब्जेक्ट रखा जाता है, ताकि उनके माइंड पर वो लोड नहीं ले। इसके साथ में ही रचना का सिद्धांत, इसके अंतर्गत विविधता वाला, कभी उनकी ज़्यादा थकान होने के बाद में उनकी गेम्स का पीरियड डाल देना चाहिए, या फिर उनकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कोई एक्टिविटीज़ ऐसी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जिनसे उनको थोड़ा सा आराम मिले, उसके साथ में उनमें सृजनात्मकता और रचनात्मकता का भी विकास हो सके। इस तरह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति भी हो जाती है। समय सारणी निर्माण के सिद्धांत, छात्र हित संबंधी सिद्धांत है इसमें। उसमें रुचि की और योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। बालकों की किसमें रुचि है, इसका मतलब बालकों को हिंदी पढ़ने में रुचि है तो क्या हिंदी की सब्जेक्ट क्लास में रुचि का सिद्धांत का आशय है कि समय सारणी का निर्माण करते समय बालकों की रुचि तथा योग्यता को ध्यान में रखा जाए। अन्य शब्दों में बालकों को किसी रुचि या योग्यता के अनुसार विषय चुनने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता। अब रुचि और योग्यता का ध्यान रखा जाए कि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें मोरल स्टोरी सुनाने का भी टाइम मिलना चाहिए, उन्हें डांस का भी टाइम मिलना चाहिए, उनकी डांस क्लास के साथ में आर्ट क्लास भी होनी चाहिए, आर्ट के साथ में क्राफ्ट को भी जोड़ना चाहिए, उसके साथ में उनके अदर लैंग्वेज भी है तो उसको भी रुचिकर, मतलब बच्चे में उसके प्रति इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उसके मन को हल्का करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत एक कठिन तो एक सरल विषय का आपको रोटेशन रखना चाहिए। फिर है क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि मैथ्स के बाद इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश के बाद साइंस पढ़ लो, साइंस के बाद हिंदी पढ़ लो, तो उनको इस तरीके से जटिल विषय न देकर एक ही विषय के, हम देखते हैं कि मैथ्स है तो मैथ्स के 2 पीरियड है तो एक लंच के पहले और एक लंच के बाद में रखना चाहिए। व्यापकता लिए होने चाहिए, समय सारणी व्यापक होनी चाहिए जिससे छात्रों को अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार विषय चुनने में सुविधा हो सके। घंटों का क्रम को ध्यान रखना चाहिए। समय सारणी का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रथम अंतिम घंटों में कठिन तथा थकान वाले विषय न रखे जाए, क्योंकि प्रथम घंटे में बालक घर से चलकर आता है, वो थक जाता है, वो स्वाभाविक है कि कठिन विषय थकान के कारण उस समय ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता। इसी प्रकार अंतिम घंटे में बालक थक जाता है, घर जाने की जल्दी रहती है, वो ये सोचता है कि कब घंटी बजे और घर जाए। इस घंटे में कठिन विषय न रखे जाए, इन घंटों में सरल और रोचक विषय रखना उत्तम है। आयु का ध्यान रखें। घंटों की अवधि का निर्धारण करते समय बालकों की आयु का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए 10 से 20 मिनट की एकाग्रचित होकर पढ़ना ही उत्तम रहता है और लंबे घंटे रखना इनके लिए अमनोवैज्ञानिक रहता है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 30 से 45 मिनट के लिए एकाग्रचित रह सकते हैं, अतः उनकी
जो कालांश है उनकी व्यवस्था इसी के अनुसार उनकी आयु को देखते हुए करनी चाहिए। विषय के क्रमों को ध्यान में रखना। विषय समय सारणी के अंतर्गत क्रम को अवश्य ध्यान रखा जाए। यदि 2 कठिन विषयों को लगातार रखा जाता है तो बालक शीघ्र थकान से ग्रस्त हो जाता है, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। कठिन विषय के पश्चात सरल विषय रखा जाए। और ये सारी बातें जो हैं आप जब सेशनल में आप थर्ड पेपर का जो सेशनल बना रहे हो उसमें जो थर्ड टीचिंग पॉइंट है, आपका जो थर्ड पॉइंट जो है वो सेशनल का यही है, टाइम टेबल को क्रिटिसाइज करना। जब आप टाइम टेबल को क्रिटिसाइज करेंगे तो आप इन सारे बिंदुओं को देखेंगे और अपने सेशनल के अंतर्गत उन्हें एक माध्यम बनाएंगे कि वो जो आपने टाइम टेबल चयन किया है वो टाइम टेबल इन सारी विशेषताओं को, इन सारे सिद्धांतों के आधार पर खरा उतरता है या नहीं। उसके साथ में है थकान को ध्यान में रखना चाहिए। थकान की छात्रों की थकावट को दूर करने के लिए, उन्हें ताजगी लाने के लिए समय सारणी में कम से कम 2 मध्यांतर और अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें 2 मध्यांतर मतलब एक शॉर्ट ब्रेक और एक उनके जो है इंटरवेल रखनी चाहिए। मौसम का ध्यान रखना चाहिए। समय सारणी का निर्माण करते समय मौसम का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जलवायु बालकों की कार्यक्षमता पर अधिक प्रभाव डालती है। ग्रीष्म काल में थकावट शीघ्र आ जाती है। 10 बजे के बाद गर्मी तीव्र पड़ने लगती है। बालकों की शिक्षा का समय प्रातःकाल कर दिया जाना चाहिए और अध्ययन काल में अधिक बाधा ना आए। सर्दी के मौसम में जो है वो बच्चे को देर से बुलाना चाहिए ताकि वो शाम तक उसमें वापस घर पे पहुंच जाओ, ठीक है ना। इसके साथ में जो असुविधाएं बढ़ाया जा सकता है और ठंड में और गर्मी में जो हम देखते हैं कि स्कूलों का समय भी बदल जाता है, तो समय सारणी जो है वो मौसम से प्रभावित होती है। समय सारणी में जो है को-करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी रखना चाहिए जिसमें वाद विवाद, व्यायाम, खेलकूद, उसके साथ में शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों को भी डालना चाहिए। दिवसों के क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। टोटल वर्किंग डे जो है मंथ में जितने भी वर्किंग डे आ रहे हैं उनकी कैलकुलेशन पहले से करने से रखने से जो है हम कार्य का विभाजन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल आ जाता है कि हमें 30 दिन में से अब कितने दिन तक ही स्कूल में आना है। उसके अनुसार हम जो है पाठ्यक्रम को निर्धारित कर सकते हैं, टेस्ट को निर्धारित कर सकते हैं और होने वाली छुट्टी को पूर्व में सूचना भी दे सकते हैं। अब अध्यापक हित संबंधी सिद्धांत समय सारणी का निर्माण करते समय इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापक को लगातार एक सा कार्य ना करना पड़े, नहीं तो उसमें खुद में निरस्ता आ जाती है। अध्यापक को उसकी रुचि और योग्यता के आधार पर ही कार्य सौंपा जाए। उसमें जितना इंटरेस्ट है, उसको जैसे साइंस का टीचर है उसको जो है आप आर्ट्स पढ़ाने के लिए दे दोगे तो क्या उन्हें पहले आर्ट्स समझ में आएगी? वो इतने अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकेंगे? तो इस तरीके से उनको अंतर्गत एक निरस्ता आने लगती है, उस विषय के प्रति उनकी रुचि नहीं रहती है। तो जो सब्जेक्ट टीचर जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है उसको वही सब्जेक्ट अलॉट किया जाए ताकि वही चीज़ को पढ़ाए। अध्यापक को उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर ही कार्य सौंपा जाए। अध्यापक को कार्यभार की संभावना समान रहे, समान वितरण हो, उनके कार्यों का जो है समान वितरण किया जाए, उनकी शारीरिक योग्यताएं, सीमाएं और मनोवृत्तियों को भी ध्यान में रखा जाए। किसी अध्यापक को शिक्षा में लगातार जो है घंटे तक नहीं, बीच में 1 घंटा खाली मतलब उन्हें वेकेंट पीरियड भी दिया जाना चाहिए। और एक जैसे विषय कठिन विषय ही पढ़ा रहे हैं तो उनकी लगातार क्लासें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी एक एनर्जी लिमिटेशन होती है ना। उसमें अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। समय सारणी सरल और स्पष्ट हो। समय सारणी का निर्माण इस ढंग से किया जाए कि छात्र जो है सफलतापूर्वक उसे समझ सके। समय सारणी इस प्रकार की व्यवस्थित की जाए कि छात्रों के प्रत्येक घंटे में कौन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना पड़े, तो उसके लिए समय की बचत होती है। समय सारणी इस प्रकार के अध्यापक और छात्रों के मध्य किस प्रकार का संघर्ष ना हो जाए, है ना, कि अरे ये टीचर तो मुझे पसंद ही नहीं, इसके सब्जेक्ट पढ़ना मुझे पसंद ही नहीं, तो ऐसी मेंटलिटी भी बालकों में नहीं आ जानी चाहिए। समय सारणी अत्यधिक जटिल ना हो, उसमें लचीलेपन लिए हुए हो। तो इसमें देखते हैं हम कि जैसे कोई कंटेंट ऐसा है कि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, तो उस टीचर का उस समय जब वो क्लास में फ्री है तो उस समय उसको भेज देना चाहिए, ताकि उनका वो स्पेशलाइजेशन में वो सब्जेक्ट जो है स्पेशल पढ़ाने में स्पेशल है और बच्चों का भी हित हो सके और उन टीचर को भी थोड़ा फ्री टाइम मिल सके।
समय सारणी के निर्माण में इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि छात्र और अध्यापकों में अधिक से अधिक संपर्क की संभावनाएं हो। वो अधिक से अधिक दोनों में जो है कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, इंटरेक्शन अच्छा होगा, तो कम्युनिकेशन भी इम्प्रेसिव होगा और मिलने वाला जो इवैल्यूएशन है उनका रिजल्ट जो है वो भी अच्छा आएगा। समय सारणी के निर्माण में कुछ कठिनाइयाँ आती है। अध्यापकों का अभाव रहता है विद्यालयों में, कक्षाओं का अभाव रहता है, भौतिक संसाधनों का अभाव रहता है, विद्यालय में छात्रों की अधिक संख्या होती है। अब ये सारे बिंदु जो है आप उस टाइम टेबल में भी देखेंगे कि अध्यापकों का अभाव क्या उसमें है, कक्षाओं का अभाव उसमें है, क्या भौतिक संसाधनों का अभाव उसमें है कि फर्नीचर नहीं है, बच्चे इधर से उधर जो है वो शिफ्टिंग कर रहे हैं, उस क्लास को इस क्लास में मर्ज किया जा रहा है, या वो क्लास जब इस क्लास में पढ़ाई हो रही है तो वो क्लास सफ़र कर रही है। इस तरह की सारी व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर ये भौतिक संसाधनों का अभाव होने पर अभी बताया आपको कितनी कठिनाइयाँ आती है। छात्रों की अधिक संख्या होने पर उनको मैनेज करना, एक जगह बनाए रखना, उनको किस तरीके से डिविजन करना है, उनका कैसे रेगुलर कार्य लेना है, उनको कैसे कार्य अलॉट करना है, आदि समस्याओं को भी देखना चाहिए। अंशकालीन अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है जो पार्ट टाइम पढ़ाने आते हैं और पार्ट टाइम जो है वो बच्चे सफ़र करते हैं। इसमें अध्यापकों को जो है 2 पारी की समय सारणी भी होती है, एक अध्यापक की विद्यालय की समय सारणी भी होती है, 2 पारी विद्यालय की समय सारणी भी होती है, जिसमें कक्षावार, संकाय के आधार पर, लिंग के भेद के आधार पर, सेक्शन के आधार पर सम्मिलित रूप से विभाजित किया जाता है। 5 अध्यापकों की सारणी भी होती है ना। तो समय सारणी के अंतर्गत जो है वो समय का सदुपयोग करते हुए बुनियादी शिक्षा में समन्वय के सिद्धांत को अपनाया जाता है, जहां समय विभाग चक्र के निर्माण में विशेष सावधानियां भी आवश्यक होती हैं। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय में समय विभाग चक्र में 10+2+3 की पद्धति को अपनाया गया है और अभी नई शिक्षा नीति में इसके अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए हैं। इसी के साथ में इस वीडियो के साथ में आपको जो असाइनमेंट अलॉट किया जा रहा है उस असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हैं। शाला कैलेंडर किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। और निबंधात्मक प्रश्न है, समय सारणी से आप क्या समझते हैं, समय सारणी के निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों को कक्षावार, अध्यापकवार एवं प्रवृत्तिवार समय सारणी चक्र के निर्माण एवं उपयोग के बारे में वर्णन कीजिए। इसी के साथ में आपके जो सेशनल का कार्य है उसका ये सबसे मेन टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है उस पॉइंट को क्रिटिसाइज कीजिए, अगर वो कार्य हो रहा है तो उसमें क्या कमियां हैं उस चीज़ को क्रिटिसाइज कीजिए। अगर अध्यापकों में विषय तो इतने सारे हैं लेकिन पढ़ाने वाले काम है तो उनमें निरस्ता होगी, तो इन सारे बिंदुओं को आपको नोट करना है। आप उस समय सारणी को लीजिए, किस कक्षा में किन कक्षा से किस कक्षा तक का बना हुआ है, कौन कौन से वार का बना हुआ है, कौन कौन से विषय उसमें नहीं आए हैं। अगर नए सारे विषय आ गए हैं, विषय सारे हो गए हैं, तो उसके बाद में क्या उसमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए अलग से कालांश निर्धारित कर रखा है, क्या उसमें बाल सभाओं का समय दे रखा है, क्या उसमें जो है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें बैंड है लेकिन ये चीज़ें उसमें आपको ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि आप ये पहले वाला लेंगे क्योंकि अभी स्कूल बंद है तो अभी आपको ये नहीं मिल सकता, लेकिन किसी भी स्कूल का पुराना कैलेंडर या समय सारणी लेकर आप इस चीज़ को बना सकते हैं और उस विद्यालय के बारे में आप अपनी कोई धारणा नहीं बना सकते, लेकिन उसमें आप उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। वो सुझाव लिखते समय आप इसके सिद्धांतों, इसके क्षेत्रों, इसके उद्देश्यों, इसके महत्व को, इसके चरणों को, इसकी पारियों को, इसके प्रकारों को आदि के बारे में आप पढ़कर फिर उसे क्रिटिसाइज करें तो आपको बनाने में आसानी होगी। आपको क्रिटिसाइज करने के बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। आपके पॉइंट्स निर्धारित नहीं है, सिर्फ आपको ये लेसन उठाना है और लेसन के आधार पर आप अपने टाइम टेबल को क्रिटिसाइज करेंगे। उसके साथ में उसका विश्लेषण लिखेंगे कि इसमें इतने पीरियड दे रखे हैं, इस कालांश में इसमें विषयवार बन सकता है, कालांशवार बन सकता है, वार के अकॉर्डिंग बन सकता है।
उसके साथ में ही अन्य गतिविधियों का भी उसमें स्थान है या नहीं है। इसमें एक ही टीचर पर ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं है और कोई सा टीचर ऐसा है जो सुबह से आ रहा है और शाम को खाली हाथ वापस जा रहा है, इस तरीके का भी बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो आप इसके सिद्धांतों, इसके महत्व, इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए फिर आप इसको सेशनल को कंप्लीट करें। थैंक यू।